बाबर का इतिहास। ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, जिन्हें सामान्यतः बाबर के नाम से जाना जाता है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदजान में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। बाबर का जीवन संघर्ष, विजय और दूरदर्शिता से भरा था। उन्होंने एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। बाबर का जन्म एक प्रतिष्ठित वंश में हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना घाटी के शासक थे और तैमूर लंग के वंशज थे, जबकि उनकी माता कुतलुग निगार खानम चंगेज खान के वंशजों में से थीं। इस प्रकार बाबर तैमूरी और मंगोलियाई दोनों वंशों से संबंधित थे, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण वंश का उत्तराधिकारी बनाता था। जब बाबर केवल 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। इस युवा आयु में ही उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके राज्य पर उनके चाचा और अन्य स्थानीय सरदारों ने कई बार आक्रमण किए, जिससे बाबर को निरंतर युद्ध फरगना में स्थिरता प्राप्त करने में असफल होने के बाद बाबर ने अपनी किस्मत को सुधारने के लिए काबुल की ओर रुख किया। 1504 में उन्होंने काबुल पर कब्जा किया और इसे अपने साम्राज्य का मुख्यालय बनाया। काबुल में बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। काबुल से उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर ध्यान केंद्रित किया और भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई। बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 में हुआ, जब उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। इस लड़ाई में बाबर की सेना ने तोपों का उपयोग किया, जो उस समय भारत में एक नया और शक्तिशाली हथियार था। इस विजय ने बाबर को उत्तर भारत में एक मजबूत स्थिति दिलाई और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं का सामना हुआ। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन संगठित और रणनीतिक रूप से श्रेष्ठ थी। बाबर ने तोपखाने का कुशलता से उपयोग किया और अपनी सेना को एक मजबूत स्थिति में रखा। इब्राहिम लोदी की बड़ी लेकिन असंगठित सेना बाबर की रणनीति के सामने टिक नहीं पाई और उसे भारी हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। 1527 में खानवा की लड़ाई में उन्होंने मेवाड़ के राणा सांगा को हराया और 1529 में घाघरा की लड़ाई में बंगाल और बिहार के गठबंधन को पराजित किया। इन विजयों ने बाबर की शक्ति और प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। बाबर ने एक संगठित और मजबूत प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने कृषि, वाणिज्य और कला को प्रोत्साहित किया। बाबर के शासनकाल में नए निर्माण कार्य और उद्यानों की स्थापना भी की गई। उन्होंने अपने साम्राज्य में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए कुशल प्रशासनिक नीतियों को अपनाया। बाबर एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट लेखक और कवि भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो तुर्की भाषा में है, और इसमें उनके जीवन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। बाबरनामा से हमें बाबर के विचार, उनकी नीतियां और उनकी युद्ध रणनीतियों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह आत्मकथा न केवल उनके जीवन का एक जीवंत चित्रण है, बल्कि उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का भी सजीव वर्णन करती है। बाबर का निधन 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। उनके बाद उनके पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। बाबर की विरासत ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया और उनकी नींव पर ही मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। बाबर की कहानी न केवल एक महान योद्धा और शासक की कहानी है, बल्कि यह एक व्यक्ति की संघर्षशीलता, दूरदर्शिता और साहित्यिकता का भी उदाहरण है। उनकी यात्रा ने इतिहास के पन्नों में उन्हें एक अमर स्थान दिया है। बाबर ने अपने शासनकाल में एक न्यायपूर्ण और कुशल प्रशासनिक प्रणाली को स्थापित किया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई नीतियां अपनाईं,
और कृषि को प्रोत्साहित किया। बाबर ने अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। बाबर की युद्ध रणनीति उनकी कुशलता और दूरदर्शिता को दर्शाती है। उन्होंने अपने सैनिकों को अत्यधिक प्रशिक्षण दिया और उन्हें संगठित रखा। बाबर ने तोपखाने का कुशलता से उपयोग किया और अपनी सेना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया। उनकी युद्ध रणनीतियों ने उन्हें कई महत्वपूर्ण विजयों में सफलता दिलाई और उनके साम्राज्य को मजबूत बनाया। बाबर ने अपने शासनकाल में सांस्कृतिक और वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई बाग बगीचों और इमारतों का निर्माण करवाया। बाबर को उद्यानों से विशेष प्रेम था और उन्होंने भारत में कई खूबसूरत बागों का निर्माण करवाया। इन बागों में पानी की नहरें, फव्वारे और सुंदर पौधों का संयोजन किया गया था, जो उस समय की वास्तुकला और बागवानी का उत्कृष्ट उदाहरण है। बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को बाबरनामा में संजोया। यह आत्मकथा न केवल उनके जीवन का एक जीवंत चित्रण है, बल्कि उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का भी सजीव वर्णन करती है। बाबरनामा में बाबर के व्यक्तिगत विचार, उनके संघर्ष, उनकी विजय और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन है। यह पुस्तक आज भी इतिहासकारों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बाबर का व्यक्तिगत जीवन भी कई उतार चढ़ावों से भरा था। उनकी कई पत्नियां थीं और उनसे उन्हें कई संतानें हुईं। बाबर अपने बच्चों के प्रति बेहद स्नेही थे और उन्हें अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण देने का प्रयास करते थे। उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय में भी अपनी साहस और धैर्य को बनाए रखा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। उनके निधन के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने उनकी अंतिम इच्छाओं के अनुसार उनके शव को काबुल ले जाकर दफनाया। बाबर की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत और उनके द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य का प्रभाव लंबे समय तक भारतीय उपमहाद्वीप पर बना रहा। बाबर का जीवन संघर्ष, विजय और दूरदर्शिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। उनकी प्रशासनिक नीतियां, युद्ध रणनीतियां और सांस्कृतिक योगदान ने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। बाबर की कहानी न केवल एक महान योद्धा और शासक की कहानी है, बल्कि यह एक व्यक्ति की संघर्षशीलता, दूरदर्शिता और साहित्यिकता का भी उदाहरण है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।